हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के सिंह आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जितने भी लोग CHSL 2021 से या CGL 2022 से PASA के पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आज जो इस वीडियो का टॉपिक होगा मेनली, उसमें हम लोग इन हाउस ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे, इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कितने दिनों का होता है, TA एडवांस के बारे में जानेंगे, इसे हम लोग कब ले सकते हैं, लीव के बारे में जानेंगे, कितने तरह का लीव आपको मिलेगा, और जिनको आगे फर्दर स्टडी करना है, ठीक है, वो एक्सटेंशन कैसे ले सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ PASA का जॉब प्रोफाइल और ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना दिया है। इस वीडियो में इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मेरा नाम AK सिंह है और मैंने ये सारे एग्जामिनेशन जो है वो क्रैक किए हैं। SSC CHSL के थ्रू मैं पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पर वर्क कर चुका हूँ। उसके बाद RRB NTPC के थ्रू CA पोस्ट होता है, कमर्शियल अप्रेंटिस, उसी के थ्रू बाद में प्रमोट होकर के लोग चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर बनते हैं। CGL के थ्रू एक साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ था। तो देखते हैं वीडियो में आगे। तो एक लाइन में इसे हम देखेंगे PASA जॉब प्रोफाइल क्या होता है। तो PASA आप लोग सभी जान रहे हो कि पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, जब भी आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाते हो तो वहाँ जो सामने स्पीड पोस्ट होता है, रजिस्ट्री होता है, पार्सल जहाँ पर होता है, SB काउंटर जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर सारे लोग जो है वो पोस्टल असिस्टेंट ही होते हैं। और जो सीनियर पोस्टल असिस्टेंट होता है उसे उस पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर बना दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा सीनियर होता है। उसके बाद बैक ऑफिस में कुछ वर्क होता है, जहाँ पर जितने भी आर्टिकल रिसीव हुए उसे बोरियों में बंद करके उसे डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जाता है। तो ये पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट दोनों का लगभग सेम वर्क होता है। ऐसे मेनली RMS में पोस्टेड होते हैं। इनका काम थोड़ा सा PA से इसलिए अलग हो जाता है कि इनका काम में सॉर्टिंग का काम आ जाता है। सॉर्टिंग का काम कहने का मतलब कि जितने भी पोस्ट ऑफिस से आर्टिकल्स रिसीव हुए हैं वो यहाँ पर जाएंगे, सॉर्टिंग असिस्टेंट यानी RMS ऑफिस में जाते हैं। और RMS ऑफिस में क्या होता है, उसे सॉर्ट किया जाता है कि कौन सा लेटर जो है किस स्टेट में जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। यहाँ पर भी काउंटर होता है जहाँ पर पब्लिक डीलिंग होता है, कहने का मतलब आर्टिकल रिसीव वगैरह का काम यहाँ पर भी होता है। साथ ही साथ बैक ऑफिस में काम यहाँ पर भी होता है। बैक ऑफिस कहने का मतलब कि सारे आर्टिकल जो रिसीव हुए हैं उसे बोरियों में बंद करना, बैग ID बनाना और फर्दर प्रोसेस करना। तो ये हो गया एक छोटा सा जॉब प्रोफाइल इन लोगों का। इसके साथ ही कुछ PLI मतलब पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, PLI से रिलेटेड भी वर्क होता है। इसके बाद आप कह सकते हो IPPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, इनमें भी पोस्टल असिस्टेंट को ही वर्क दिया जाता है। तो शॉर्ट में ये पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो है जॉब प्रोफाइल हुआ। नेक्स्ट ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में मैं पिछले ही वीडियो में बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। एक लाइन में सुनिए। सबसे पहले आपके पास सर्किल के प्रेफरेंस के लिए फॉर्म आएगा। जब सर्किल का प्रेफरेंस के लिए फॉर्म आएगा तो आप जब सर्किल में सेलेक्टेड हो जाओगे तो उस सर्किल से फिर डिवीज़न के प्रेफरेंस के लिए फॉर्म आएगा। जब आप डिवीज़न के लिए सेलेक्ट कर लिए जाओगे तो डिवीज़न में ही आपका क्या होगा, DV होगा। और वहीं से DV के बाद जो है आपको कोई HO या SO, यहाँ HO या SO में आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इन हाउस ट्रेनिंग के बारे में, इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में, TA एडवांस और TA क्लेम के बारे में। इन हाउस ट्रेनिंग क्या होता है और इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है। जैसे ही आप पोस्ट ऑफिस ज्वाइन करोगे तो तुरंत आपका इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए नाम नहीं आएगा। जब ट्रेनिंग सेंटर में जैसे जैसे सीट खाली होते जाएगा वैसे वैसे नाम आते जाएगा। लेकिन आप जैसे ही ज्वाइन कर लिए, आपको तो वर्क करना है पोस्ट ऑफिस में, तो वर्क करने के लिए इन हाउस ट्रेनिंग जो है वो डिवीज़न के द्वारा अरेंज किया जाता है। वो 1 सप्ताह का डिवीज़न ऑफिस में और 1 सप्ताह जहाँ पर आप पोस्टेड हो वहीं पर जो है वो इंडक्शन ट्रेनिंग इन हाउस ट्रेनिंग जो होगा उसका लेटर इस तरह से आएगा। देख लीजिए कुछ बैच, ये भी बैच बाय बैच होता है। यानी कि आप जाओगे तो वहाँ देखिए पदस्थापना के उपरांत आंतरिक प्रशिक्षण बाबत, यानी आंतरिक प्रशिक्षण इन हाउस ट्रेनिंग जो होता है वो डिवीज़न ऑफिस में होता है। वो 1 सप्ताह का होता है, लिखा होगा कहीं पर। ये देखिए 1 सप्ताह और 1 सप्ताह, कहने का मतलब आप डिविजनल ऑफिस में जो है वो डिविजनल ऑफिस SSP जहाँ चाहेंगे वहाँ पर होगा। मेरा डिविजनल ऑफिस में ही हुआ था, ठीक है। तो 1 सप्ताह जो है वो डिविजनल ऑफिस में होगा और 1 सप्ताह जो है आप जहाँ पर पोस्टेड हो, जिस पोस्ट ऑफिस में आप पोस्टेड हो, जहाँ HO या SO में, सब ऑफिस या हेड ऑफिस में जहाँ पोस्टेड हो, वहीं पर 1 सप्ताह मतलब वहीं पर 1 सप्ताह कहने का मतलब वहाँ पर जो वर्क करोगे वही ट्रेनिंग में काउंट हो जाएगा, ठीक है। डिवीज़न ऑफिस में आप जा करके 1 सप्ताह का ट्रेनिंग करते हो, उसे इन हाउस ट्रेनिंग कहते हैं। इस तरह से लिस्ट आएगा और आप लोग को जो भी डिवीज़न आपका सिलेक्ट होगा वहाँ जा करके आपको ट्रेनिंग करना होगा। तो ये हो गया इन हाउस ट्रेनिंग। इन हाउस ट्रेनिंग में बेसिकली आपको थ्योरेटिकल वर्क ही होता है। यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल वर्क करके आपको नहीं बताया जाता है। थ्योरेटिकल मतलब पोस्ट ऑफिस के बारे में, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और आपके आपका जो सर्किल है उस सर्किल का शॉर्ट इंट्रोडक्शन, कौन कौन सा काम पोस्ट ऑफिस में होता है, इसका बेसिक जानकारी जो है इन हाउस ट्रेनिंग में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडक्शन ट्रेनिंग।
इंडक्शन ट्रेनिंग जो होता है, जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर में जैसे जैसे सीट खाली होते जाएंगे वहाँ पर एक बैच बनता है और उसी बैच में अलग अलग जगह से लोगों को, यानी कि पोस्टल असिस्टेंट को, सॉर्टिंग असिस्टेंट को बुला करके वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। ये ट्रेनिंग जो होता है वो 56 डेज़ का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा नाम है और यहाँ पर 2/4/2018 से लेकर के 26/5/2018 डेट दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक, इतना से इतना तक मेरा ट्रेनिंग यहाँ पर हुआ था, 56 डेज़ का ट्रेनिंग हुआ था। ये देख सकते हो, मुझे मेरा जो पोस्टिंग था वो बालाघाट, बालाघाट कहने का मतलब मध्य प्रदेश में है बालाघाट। तो बालाघाट में मेरा पोस्टिंग हुआ था और मेरा ट्रेनिंग जो हुआ है वो पीटीसी वडोदरा में हुआ था, पीटीसी वडोदरा गुजरात में। तो जी हाँ, MP, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ये सभी जगह का ट्रेनिंग जो होता है वो कहाँ पर होगा? आपका पीटीसी वडोदरा में ही होगा। 56 वर्किंग डेज़ का ट्रेनिंग होगा। यहाँ पर आपको डिटेल में सारा चीज़ जो है वो बताया जाएगा। आपको स्पीड पोस्ट के बारे में बताया जाएगा, रजिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, पार्सल के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद SB काउंटर पर क्या क्या वर्क होता है, कितने तरह के अकाउंट होते हैं, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, सारा तरह का, मतलब कि पोस्ट ऑफिस एक्ट एंड रूल क्या है, वो सारा तरह का चीज़ जो है वो हर चीज़ यहाँ पर थ्योरेटिकल, साथ ही साथ प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल के साथ आपका टेस्ट भी होगा। उस टेस्ट में आपको पास भी करना होगा। पास सभी लोग कर जाते हैं, वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो ये सारा चीज़ जो है मतलब कि पूरा एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारा जो है वो डिटेल यहाँ पर दिया जाता है। वहाँ पर पीटी के लिए जो ड्रेस होता है, सुबह सुबह पीटी भी होगा वहाँ पर। पीटी के लिए ड्रेस जो होगा वहीं से आपको मिल जाएगा। क्लासेस जो होंगे उसमें फॉर्मल कपड़े पहन करके आप जा सकते हो। अब इस ट्रेनिंग में जाने के पहले दो चीज़ आपको करना होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मेस एडवांस, यानी कि मेस जो है वहाँ पर मेस जो चार्जेज है 8,415 रुपये का जो है वो मेस एडवांस आपको देना होता है। यानी कि आप 2 महीने जो रहोगे उसमें आपको मेस यानी खाना वहीं पर खाना है और क्या करना है, उसका पेमेंट यहीं से करके जाना है। जिस पोस्ट ऑफिस में हो वहीं से पेमेंट करके जाना, उसका एक रिसिप्ट भी रखना है। यानी कि स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री का जो काउंटर होता है वहीं पर ये बिल कट जाता है और उसका रसीद आपको लेकर के वहाँ जाना होता है। ये 8,415 रुपये। अब टेंशन नहीं लो, आपको ये घर से नहीं देना है, अपने पॉकेट से नहीं देना है। आपको एडमिसिबल टीए एडवांस यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि टीए एडवांस आपको मिलेगा। कहने का मतलब कि आप उस ट्रेनिंग में जा रहे हो, उस ट्रेनिंग में जाने के लिए कुछ टीए एडवांस, यानी ये अप्रॉक्स 10 to 15,000 होता है। ठीक है, आप अपने ज़रूरत के अनुसार मतलब 10 to 15,000, 12,000 इस तरह से आप बोल सकते हो कि मुझे इतना चाहिए वहाँ पर खर्च के लिए। तो वो आपको पोस्ट ऑफिस से ही मिल जाएगा ट्रेनिंग में जाने के पहले। ठीक है, और उसी में से आपको ये पेमेंट कर देना है और बाकी बचा हुआ चीज़ लेकर के जाना है वहाँ पर, जो भी खर्च होंगे उसके अनुसार। बाद में जब आप लौटोगे तो इसका क्लेम किया जाता है। जी हाँ, तो अब टीए एडवांस तो अभी आपने देख लिया कि जब भी आप ट्रेनिंग में जा रहे हो तो ट्रेनिंग में जाने के लिए जो खर्च होते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग में जाने के लिए जो खर्च होते हैं वो आपको पोस्ट ऑफिस से ही मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया टीए एडवांस। टीए क्लेम कैसे करते हो? तो जब भी आप चाहे इन हाउस ट्रेनिंग या इंडक्शन ट्रेनिंग, ये दोनों ट्रेनिंग में जाओगे तो दोनों ट्रेनिंग के लिए आप टीए क्लेम कर सकते हो। ये टीए जो है वो इन हाउस ट्रेनिंग के लिए जब जाओगे तो यहाँ तो आपको रहने का कोई व्यवस्था नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हो, 800 पर डे आप होटल का क्लेम कर सकते हो और 500 पर डे जो है 500 पर डे जो है वो अपने खाने पीने का क्लेम कर सकते हो। यानी कि जितने दिन वहाँ आप रहोगे उतने दिन के अनुसार अप्रॉक्स 1300 पर डे जो है आप क्लेम कर सकते हो टीए। किसके लिए? इन हाउस ट्रेनिंग के लिए। और इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए भी उसी तरह से, साथ ही साथ इंडक्शन और इन हाउस दोनों ट्रेनिंग के लिए आप जो जाओगे, यानी कि बस से जा रहे हो या फिर ट्रेन से जा रहे हो, उस ट्रेन का टिकट लगा दोगे, सेकंड एसी या थर्ड एसी का टिकट लोगे, तो वो आपको जो है वो जाने का और वहाँ से वापस लौटने का, यानी वापस पोस्ट ऑफिस में लौटने का, ये दोनों जो है खर्च साथ, मतलब साथ ही साथ वहाँ जो आप मेस एडवांस पे किए, तो ये सारे खर्च जोड़ करके आप जो है बाद में पोस्ट ऑफिस में आने के बाद उस टीए का क्लेम कर सकते हो, जो आपके अकाउंट में सैलरी की तरह जो है वो सैलरी की तरह ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया ट्रेनिंग के बारे में। तो ये पूरा हो गया ट्रेनिंग के बारे में, टीए एडवांस और टीए क्लेम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लीव आपको कौन कौन से मिलते हैं? तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उस सब में ईएल होता है, ईएल जिसको कहते हैं अर्नड लीव। उसके बाद होता है सीएल, कैजुअल लीव। ठीक है, और मिनिस्ट्रियल स्टाफ को आरएच भी मिलता है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो मेनली जो लीव होते हैं वो ईएल और सीएल होते हैं। रेलवे में इसी ईएल को ईएल न कहकर एलएपी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों
सेम चीज़ हैं, दोनों जो हैं वो 30 डेज़ होते हैं पर ईयर, 30 डेज़ होते हैं पर ईयर, यानी 30 दिन का ईएल आपको अर्नड लीव जो है वो आपको ईयर में मिलता है। यानी कि कहो कि एक मंथ जब आप वर्क करोगे तो 1 मंथ में 2.5 जो है 2.5 ईएल 2.5 ईएल जो है वो आप अर्न करते हो। यही हर मंथ ज्वाइनिंग के साथ से ही आपका ऐड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप जितने दिन यूज़ करोगे साल में, 30 डेज़ में जितना दिन यूज़ किए वो, जितने दिन साल में इसे यूज़ करोगे, यानी 30 डेज़ में जितना दिन यूज़ कर लिए, जितना दिन आप छुट्टी अवेल कर लिए, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है। बाकी जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए रिटायरमेंट के लिए एक्यूमुलेट होते चला जाता है। नेक्स्ट जो है वो है सीएल जनरली 10 डेज़ का होता है, लेकिन रेलवेज़ वगैरह में क्या होते हैं, रेलवेज़ या फिर अदर ऑफिस में जहाँ मिनिस्ट्रियल स्टाफ होते हैं उन्हें सीएल 8 दिन का मिलता है, सीएल 8 दिन का, और आरएच जो है वो 2 दिन का मिलता है। तो एक तरह से ये दोनों सेम ही है, 8 + 2 ये भी 10 हो रहा है और ये भी 10 हो रहा है। तो 10 दिन का सीएल सारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है कि 10 दिन का सीएल जो है आपको मिलेगा। और नेक्स्ट लीव जो होता है वो होता है मेडिकल लीव, यानी कि अब जब आप बीमार पड़ते हो तो बीमार पड़ने के लिए भी आपको सरकार जो है वो छुट्टी देती है। वो 20 डेज़ जो है वो मिलता है। 20 डेज़ हाफ पे लीव होता है। कहने का मतलब कि अगर 20 डेज़ साल में बीमार पड़े तो भी आपको पेमेंट जो है वो मिलेगा, लेकिन वो हाफ पे लीव होगा, यानी कि आपका जो सैलरी है उसका हाफ जो है आपको मिलेगा। लेकिन 10 डेज़ लेने पर ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ये फुल पेमेंट जो है, यानी कि फुल सैलरी जो है वो 10 डेज़ का आप अवेल कर सकते हो। मेडिकल लीव कहने का मतलब साल में या तो 20 डेज़ हाफ या फिर 10 डेज़ फुल। तो इतने तरह के लीव जनरली सब कोई अवेल करते हैं। कुछ लीव और होते हैं, PL पैटर्निटी लीव, ML मैटरनिटी लीव, यानी कि जो माँ बनती हैं 2 बच्चे तक माँ बनने पर उन्हें छुट्टी मिलता है, लगभग 6-6 मंथ का जो है वो 2 बार मिलता है। लेकिन पिता बनने पर भी आपको छुट्टी मिलता है, लेकिन ये 6-6 महीने का नहीं होता है, बल्कि 15 डेज़ का होता है। 15 डेज़ का आप 2 बार जो है पूरे सर्विस के दौरान जो है आप लीव ले सकते हो। पैटर्निटी लीव जब भी आप पिता बन रहे हो, और मैटरनिटी लीव लेडीज़ के लिए जब भी वो माँ बन रही हैं। तो इतने तरह के लीव होते हैं। कुछ और भी लीव होते हैं जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, स्पेशल कैजुअल लीव, उसके बारे में कभी और भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो से अगर आप कुछ सीख रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेरी था एक्सटेंशन बहुत लोग का क्वेरी था कि एक्सटेंशन कैसे लिया जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एक्सटेंशन लेने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका अपॉइंटमेंट लेटर आना। जी हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद ही एक्सटेंशन का प्रोसेस शुरू होता है। जब तक आप डीवी नहीं करा ले तब तक आपकी ज्वाइनिंग जो है वो पक्की नहीं है। जब ज्वाइनिंग पक्की ही नहीं है तो आप एक्सटेंशन कैसे लोगे? ठीक है, तो डीवी कराने के बाद जब आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, जी हाँ, इस तरह से जो अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास आएगा, ये देख सकते हो कि इस तरह का अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास आएगा। उसके बाद इसमें जब दिया रहेगा कि आपको इतना तारीख तक जो है वो क्या करना है कि वहाँ पर इस ऑफिस में ज्वाइन करना है। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, अब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एक्सटेंशन के लिए कैसे अप्लाई करना है उसको मैं बताता हूँ। ये देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, ऑफिस ऑफ द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। हाँ, एसएसपी के ऑफिस से जो है, एसएसपी इसमें कहा जाता है, एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, एसपी भी होते हैं इसमें, एसपी भी इसमें होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। एएसपी भी होते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो ये पुलिस वाला नहीं, ये पोस्ट ऑफिस वाला एसएसपी है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपके पास क्या होगा कि अपॉइंटमेंट लेटर इशू होगा, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर इशू होगा। ये आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं, यानी एसएसपी बालाघाट जो है वो मेरे अपॉइंटिंग अथॉरिटी थे। अगर मुझे एक्सटेंशन लेना होगा तो मैं इन्हीं के पास जो है एक्सटेंशन के लिए लेटर अप्लाई करूंगा, इन्हीं के पास जो है एप्लीकेशन अप्लाई करूंगा। किस लिए? एक्सटेंशन के लिए। तो जैसे ही आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आता है, आपको तुरंत क्या करना है कि एक एप्लीकेशन लिखना है अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। जी हाँ, तो एक लेटर लिखना है किसको? अपॉइंटिंग अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन लिखना है। उस एप्लीकेशन में मेंशन करना है आपको कि आप किस कारण से ज्वाइन नहीं कर सकते। आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, आपके पेरेंट्स को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, या फिर और कोई भी प्रॉब्लम है। अगर उसका आप डॉक्यूमेंट अटैच करके अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लिखते हैं, ठीक है, तो जनरली जो है फर्स्ट टाइम जो है वो 3 मंथ के लिए आपको जो है वो
3 मंथ के लिए आपको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, आपका एक्सटेंशन जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है 3 मंथ के लिए, फर्स्ट 3 मंथ के लिए। ठीक है कि ठीक है आप अभी नहीं, आप 3 मंथ के बाद जो है आकर के ज्वाइन करें। जब ये 3 मंथ खत्म हो जाते हैं तो नेक्स्ट 3 मंथ के लिए सेम प्रोसेस है कि आपको फिर से एक एप्लीकेशन लिखना होगा अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कि मेरा एक्सटेंशन पीरियड तो खत्म हो गया है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मैं इस कारण से जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकता। तो फिर से नेक्स्ट 3 मंथ के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये नेक्स्ट 3 मंथ वाला जो है वो जरूरी नहीं कि एक्सेप्ट करे वो, और ये नेक्स्ट 3 मंथ वाला जनरली उन पर डिपेंड करता है, और फर्स्ट 3 मंथ वाला जो है वो जनरली जो है वो एक्सेप्ट हो ही जाता है। तो ये देख सकते हो आप 3 मंथ करके 2 बार जो है आप 6 मंथ का एक्सटेंशन जो है आप ले सकते हो ज्वाइनिंग से। अगर आपके पास कोई जेन्यून रीज़न है तो ज़रूर जो है एक्सटेंशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये हो गया एक्सटेंशन के बारे में। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है इसमें, बस अपॉइंटिंग अथॉरिटी को एक सिंपल सा फॉर्मल लेटर जो है वो लिखना होता है कि इस कारण से मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ अभी, और वो उसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेकर के आपको स्पीड पोस्ट से या फिर ईमेल से भेज देना है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट एक्सटेंशन के बाद जो आते हैं वो टेक्निकल रेजिग्नेशन। टेक्निकल रेजिग्नेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आने वाले समय में टेक्निकल रेजिग्नेशन जो ज्वाइनिंग से पहले कहीं फॉर्म भरे उनके लिए, जो ज्वाइनिंग के बाद कहीं फॉर्म भरे उनके लिए टेक्निकल रेजिग्नेशन भी कई तरह के होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल से स्टेट गवर्नमेंट में जाना है या सेंट्रल से सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है, हायर ग्रेड पे जाना है, लोअर ग्रेड पे जाना है, तो बहुत तरह के टेक्निकल रेजिग्नेशन होते हैं। सारे पर डिटेल वीडियो इसी चैनल पर अपलोड होंगे। फिलहाल अभी मैं आप लोग सभी को ये बताना चाहता हूँ, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, जैसे ही आप ज्वाइन कर लिए, जो एक्सटेंशन ले रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो ज्वाइन कर लिया आप, जैसे ही वहाँ पर अपॉइंट हो गए, ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन करने के बाद फिर से अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ही क्या करना है, एक लेटर लिखना है, सॉरी एप्लीकेशन लिखना है। उस एप्लीकेशन में क्या करना है, मेंशन करना है ये कि मैंने ज्वाइनिंग से पहले, इस ज्वाइनिंग डेट से पहले 1, 2, 3, 4, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसका लिस्ट बना करके क्या करोगे, आप इन्हें दे दोगे, यानी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी को आप एक लिस्ट बनाकर दे दोगे और उसका रिसीविंग अपने पास रखोगे। याद रखो, मैं बता रहा हूँ कि उसका रिसीविंग, यानी कि जैसे आप मान लो कि कोई HO या SO में क्या हुए, आप पोस्टेड हुए, तो आप तो SSP को लिख रहे हो लेटर, तो SSP को लिख रहे हो लेटर एप्लीकेशन, तो उसमें अपने पोस्ट मास्टर से, या फिर अगर आप SO में पोस्टेड हो तो अपने SPM से क्या करोगे, उसमें फॉरवर्ड करवाओगे, उनका स्टैंप लोगे, उसके बाद फिर उसे SSP के पास भेजोगे। ठीक है, और उसका एक रिसीविंग कॉपी अपने पास ज़रूर रखोगे कि मैंने जो है जैसे ही ज्वाइन किया था, मैंने ये आपको इंटीमेट कर दिया था कि यहाँ मैंने फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, तभी आगे जाकर के आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट होगा। तो सबसे पहले टेक्निकल रेजिग्नेशन की बात याद रखना कि जो भी ज्वाइन कर रहे हैं वो ज्वाइन करने के साथ ही 1-2 दिन के अंदर क्या करोगे, 1-2 दिन 4-5 दिन के अंदर ही क्या करोगे, अपने SSP को, अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे कि मैंने यहाँ जो है वो फॉर्म अप्लाई किए हैं ज्वाइनिंग के पहले। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट का प्रोसेस, जब आपका सिलेक्शन होगा तब तक मैं टेक्निकल रेजिग्नेशन पर कई वीडियो बना चुका रहूँगा, आप उसके बारे में जान सकते हो कि कैसे टेक्निकल रेजिग्नेशन लिया जाता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोज़ चैनल पर अपलोड करूँ तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो DV से रिलेटेड होगा। DV से भी वीडियो बनाना था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर इसमें बनाऊंगा। तो जनरली DV में क्या होता है कि आपके एकेडमिक्स के जितने भी है, आपके जो आपका कैटेगरी है, यानी OBC SC ST कैटेगरी अगर आप हो, EWS कैटेगरी हो, तो उसका एक सर्टिफिकेट, उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आप जहाँ पर रहते हो परमानेंट एड्रेस हो, या फिर आप जहाँ पर रहते हो परमानेंट एड्रेस से क्या करना, आप अपना एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा लेना। ठीक है, और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 गेजेटेड ऑफिसर से लगता है। तो शॉर्ट में मैंने DV में बता दिया, एक डिटेल वीडियो इसके पर भी आएगा। टेक्निकल रेजिग्नेशन मैंने बताया कि टेक्निकल रेजिग्नेशन पर भी वीडियो आएगा। ठीक है, स्टडी लीव कौन ले सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव क्या होता है, स्पेशल कैजुअल लीव क्या होता है, पेड प्रोटेक्शन किसे मिलता है, जॉब प्रोफाइल डिफरेंट पोस्ट का, SSC CGL CHSL से प्रिपरेशन, स्ट्रैटेजी, मैथ्स, ट्रिक, इंग्लिश क्लासेस और मैनी मोर जो है इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर कर लेना। तो ये न्यू चैनल है, उसे आप एकदम देख सकते हो, आप इसे अबाउट में जाकर देख सकते हो कि ये इसी ईयर ओपन हुआ है, अभी 1-2 मंथ ही हो रहा है इस चैनल को ओपन हुए। तो आप सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके, शेयर करके सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।